Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd, lecture number 2, Cold Cream. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, डिस्कशन ऑन एन क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्रीम्स जो है वो क्या होती हैं। तो हमने कहा था कि क्रीम्स जो है वो प्रोडक्ट होती हैं जो स्किन को क्या करती है, मॉइस्चराइज करती है, नरिश करती है। इसके अंदर अभी तक हमने डिस्कस की है फर्स्ट कौन सी, आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और सेकेंड हमने डिस्कस करी है क्या, वेनिशिंग क्रीम। तो इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हमारी कोल्ड क्रीम। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कोल्ड क्रीम क्या होती है और किस तरीके से ये फॉर्मुलेटेड होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज कोल्ड क्रीम। क्या बोल रहे हैं कोल्ड क्रीम के बारे में, that these cold cream is water in oil type of emulsion which when applied to the skin gives a cooling effect is produced, thus due to the slow evaporation of water present in the emulsion। क्या बोल रहे हैं कि कोल्ड क्रीम जो होती है वो हमारे वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होती है, जिसके अंदर वाटर फेज जो रहती है वो ऑयल फेज के अंदर डिस्पर्स रहती है। और इसको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, स्किन पर इसको अप्लाई किया जाता है। और जब हम इसको स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर हमारी बॉडी पर, स्किन पर एक कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर देती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि इस इमर्शन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ये वाटर धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और इसकी स्लो इवोपरेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपकी वाटर लेवल जो है रिड्यूस हो जाता है और स्किन पर एक ऑयल की यहाँ पर लेयर जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्किन पर क्या होता है, वाटर के स्लो इवोपरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कोल्ड क्रीम की, तो दिस कोल्ड क्रीम इज एन टाइप ऑफ इमल्शन ऑफ फैट्स एंड वाटर विच कैन बी यूज टू क्लीन एंड सॉफ्टन द स्किन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो कोल्ड क्रीम होती है वो एक टाइप का इमल्शन होता है, किसका, वाटर और फैटी लेयर का, यानी कि ऑयल एंड वाटर का ये एक इमल्शन होता है, जिसे मोस्टली स्किन को क्लीन करने के लिए और सॉफ्टन करने के लिए यूज किया जाता है। This cold cream has been used to remove the makeup gently at the end of the day, and it can also be used to soften the tough skin on the knees and elbows or to keep the skin protected from the harsh winter weather। क्या बोल रहे हैं, कोल्ड क्रीम होती है ना, ठीक है, इसको किसके लिए यूज करते हैं, इसको दिन के लास्ट में मेकअप को रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाती है, हमारे जो जैसे घुटने होते हैं, एल्बो होते हैं, कोहनी होते हैं, वहां की जो स्किन होती है उसको भी क्या करती है, सॉफ्ट बनाती है, स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, और विंटर वेदर के अंदर स्किन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। Thus, these cold cream is prepared by the saponification reaction between the beeswax and alkali borax। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी कोल्ड क्रीम होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, आपके बीवैक्स और अल्कलाइली बोरेक्स के बीच में यहाँ पर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू ये बनी हुई होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो कोल्ड क्रीम है वो आपके वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है, जिसके अंदर ऑयल फेज जो है वो तो स्किन पर रिटेन रह जाती है, जो स्किन को सॉफ्ट बनाने का, स्मूथ बनाने का काम करती है, विंटर के हार्श वेदर के अंदर स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है, और जो वाटर फेज होती है वो धीरे धीरे यहाँ पर वेपराइज हो जाती है और एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इस कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बीवैक्स लेंगे और उसका अल्कलाइली बोरेक्स के प्रेजेंस में सेपोनिफिकेशन कराएंगे, जिसके रिजल्टेंट आपके कोल्ड क्रीम यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, इसके फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसके अंदर होता है व्हाइट बी वैक्स दैट इज 10 ग्राम, लिक्विड पैराफिन 30 ग्राम्स, बोरेक्स 0.5 ग्राम, रोज ऑयल 0.1 ml, वाटर 10 ml एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये किस किस से मिलकर बना होता है, 10 ग्राम तो हम लेंगे व्हाइट बी वैक्स, 30 ग्राम लेंगे लिक्विड पैराफिन, बोरेक्स लेंगे 0.5 ग्राम, रोज ऑयल लेंगे 0.1 ml, और इन सबको मिक्स करके 10 ml का वाटर लेंगे, उसके अंदर इसको फॉर्मुलेट करा जाएगा।
ठीक है, क्या प्रोसीजर है बनाने का? तो इसको बनाने के लिए जो नेक्स्ट है वो है प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोल्ड क्रीम इज that wheat the required quantity of white beeswax and liquid paraffin and melt it in a china dish by heating on a water bath up to the 70 degrees Celsius. Then in a glass beaker dissolve a borax in a water and heat up to the 70 degrees Celsius. Then when both the oily and aqueous phase reaches the same temperature, that is 70 degrees Celsius, then gradually add borax solution to the melted beeswax. Then by drop with a constant stirring. Thus, stir continuously until it becomes cool. When the temperature lowers at 40 to 45 degrees Celsius, then incorporate the rose oil and mix it uniformly until a homogeneous semi-solid mass is obtained. क्या बोल रहे हैं कि हम एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का जो हमने मेंशन किया है कि 10 ग्राम हम अपना बीवेक्स लेंगे, ठीक है, और हम अपना लिक्विड पैराफिन लेंगे, इन दोनों को हम चाइना डिश के अंदर मेल्ट करेंगे। कैसे? 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बाथ के अंदर हीटिंग करके इसको मेल्ट किया जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम अपना एक ग्लास का बीकर लेंगे जिसके अंदर हम अपने बोरेक्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और उसको भी 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लेंगे। अब दोनों आपके ऑयली फेज और वाटर फेज दोनों जो है आपके सेम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो बोरेक्स का सोल्यूशन है जो आपके एक्वस फेज है उसको मेल्टेड बी वैक्स के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ यहाँ पर मिक्स किया जाएगा और कंटिन्यूअसली स्टीयर किया जाएगा और इसको कूल डाउन यहाँ पर किया जाएगा। तो धीरे धीरे ये कूल होता जाएगा, स्टीयर होता जाएगा और जब यहाँ पर टेम्परेचर कम होकर के लगभग 40-45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज वाटर और इसको अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि एक सेमी सॉलिड मास हमारा यहाँ पर नहीं बन जाता। एक होमोजीनियस एक जैसा सेमी सॉलिड मास हमें यहाँ पर फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, और हमारी कोल्ड क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज ये है कि एज द कोल्ड क्रीम कंटेन्स इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑयल दे कीप द स्किन सेफ फ्रॉम द रफ एनवायरमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो कोल्ड क्रीम होती है ना इसके अंदर एक इनफ अमाउंट में वाटर और ऑयल फेस प्रेजेंट होती है, तो इस तरीके से ये हमें क्या करती है, जो हमारा रफ एनवायरमेंट होता है उससे सेफ प्रोवाइड करती है, उससे सेफ बनाए रखती है। सेकेंड है कि दे ऑल्सो कीप द स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड सेफ फ्रॉम द डैमेजेस। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करके रखती है और जो अलग अलग डैमेजेस होती है उससे प्रोटेक्ट करके रखती है, सेफ बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि however as they contained the petroleum that might block the evaporation of water because they often clog the pores resulting in the pimples। क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम क्या करता है, वाटर की इवोपरेशन को ब्लॉक कर देता है, वाटर को वेपराइज नहीं होने देता, जिसकी वजह से कभी कभी यहाँ पर जो आपके पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर पिंपल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, देन लास्ट है कि दे माइट ऑल्सो डार्क द कॉम्प्लेक्सेशन इफ ओवर यूज। अगर इसको ज्यादा यूज किया जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को मतलब स्किन के जो टोन है उसको डार्किश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर इसके साथ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ द क्रीम। क्रीम को हम इवेल्युएट करेंगे कि सही से बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए जो फर्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर है हमारे पास वो है प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल और ग्रिटीनेस। ये चेक करेंगे कि कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई ग्रिटीनेस तो नहीं है इसके नेचर के अंदर। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए a small amount of cream was taken and spread on a glass slide free from the grease and was observed against diffused light to check for the presence of a foreign particles। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि कहीं कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई ग्रिटीनेस तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी क्रीम को लेंगे, उसको एक ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जब हम स्प्रेड करेंगे तो वो फ्री फ्रॉम ग्रीस होनी चाहिए और उसको फिर हम जो फॉरेन पार्टिकल्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए उस पर एक डिफ्यूज लाइट डालेंगे और डिफ्यूज लाइट की प्रेजेंस में उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं या ग्रीटीनेस अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसको बाय यूजिंग दीज डिफ्यूज लाइट हम चेक कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड है पीएच ऑफ द क्रीम। क्रीम का पीएच पता करने के लिए डिजिटल पीएच मीटर आता है, उससे आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। सो फॉर दिस अबाउट 1 gram of cream was weighed and dissolved in a 100 ml of distilled water and stored for the 2 hours. Then the pH of different formulations was determined by using a digital pH meter. ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लगभग 1 ग्राम क्रीम लेंगे, उसको उसका वेट करेंगे, उसको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और फिर उसको लगभग 2 घंटे के लिए स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद डिजिटल पीएच मीटर को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन है हमारी उनके पीएच को नोट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो सिंपली ये कहना चाहते हैं कि आपने उसको 1 ग्राम क्रीम को 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करके एंड देन उसका सोल्यूशन फॉर्म करके फिर पीएच मीटर से यहाँ पर पीएच को मेजर करना है। क्लियर। थर्ड होती है आपकी क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ एन फॉर्मुलेशन इज डिटरमाइंड बाय अ ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर using a spindle number S64820 rpm at a temperature of 25 degrees Celsius, and determinations are carried out in a triplicate and the average number of 3 recordings were recorded. क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो फॉर्मुलेशंस हैं उसकी विस्कोसिटी को हमको डिटरमाइन करना है, विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, जिसमें हम एक स्पिंडल नंबर 64 को 20 आरपीएम पर रोटेट करेंगे और टेम्परेचर यहाँ पर ऑब्टेन होगा हमें क्या, 25 डिग्री सेल्सियस। और इस तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेशन हम करेंगे। डिटर्मिनेशन में 3 रिजल्ट हम निकालेंगे, 3 ट्रिप्लिकेट रिजल्ट निकालेंगे और तीनों रिकॉर्डिंग्स का एवरेज हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है। तो क्या समझ में आ रहा है कि ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर की हेल्प से विस्कोसिटी को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है। उन तीनों रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। क्लियर है। फोर्थ है आपके क्या, स्प्रेडेबिलिटी। स्प्रेडेबिलिटी का मतलब है कि कितना वो स्प्रेड होगा, कितना वो फैल सकती है जब हम उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा विस्कस होगी तो स्प्रेड होने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 sets of glass slide of in standard dimensions were taken. Thus the cream formulations were placed over one of the slide. Then the other slide was placed on the top of the formulation and such that the cream between the 2 slides were pressed uniformly to form a thin layer. Thus, lesser the time taken for the separation of 2 slides, then the better the spreadability. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम 2 ग्लास स्लाइड लेंगे। ठीक है। दोनों का एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा। जो हमारी क्रीम फॉर्मुलेशन होगा उसको स्लाइड के एक साइड पर हम लगा देंगे, दूसरी साइड से जो है उस फॉर्मुलेशन के ऊपर हम दूसरी स्लाइड लगा देंगे। फिर उनके बीच में जो क्रीम है वो उन दोनों स्लाइड्स के बीच में उसको हम पास करेंगे, मतलब एक थिन लेयर होगी वो उसके ऊपर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों स्लाइड्स को अलग करने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उतना ही उसकी क्या है, स्प्रेडेबिलिटी है। कहना क्या चाहते हैं कि 2 स्लाइड लिए, एक स्लाइड के ऊपर क्रीम रख के दूसरी साइड से ढक दिया तो वो फैल जाएगी, दब जाएगी, जितना स्प्रेड हो सकती होगी स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद हम उसको दोनों स्लाइड्स को अलग अलग करेंगे, जितना इजीली वो अलग हो रही है, जितना कम टाइम लग रहा है अलग होने में, मतलब उतना ही ज्यादा उनकी स्प्रेडेबिलिटी है। ठीक है। फिफ्थ है आपके इरिटेंसी टेस्ट। इरिटेंसी में क्या होगा कि मार्क इन एरिया दैट इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट हैंड dorsal surface and the cream was applied to the specific area and time was noted. Then the irritancy, erythema and edema was checked and if any for the regular interval up to the 24 hours and reported. क्या बोल रहे हैं इरिटेंसी टेस्ट के अंदर कि यहाँ पर हम एक एरिया लेंगे, लगभग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का हम यहाँ पर एरिया लेंगे। ठीक है। उसको हम लेफ्ट हैंड के डोर्सल सरफेस पर यहाँ पर उस पर एक मार्क बनाएंगे। ठीक है। उस पर हम क्रीम अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पर और टाइम नोट करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो ये आपने स्किन लिया,
ठीक है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर बनाया, इस पर आपने स्किन को अप्लाई किया और देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम नोट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम तक कोई इरिटेंसी, कोई इरिटेशन अगर हमको फील हो रही है या कोई हमको रेडनेस फील हो रही है, स्वेलिंग वगैरह, एडिमा वगैरह फील हो रही है, तो उसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 24 हार्स तक इसको लगा के रखेंगे और देखेंगे कि कोई इरिटेंसी फील होती है या नहीं होती है। तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बीच में इसको चेक करते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इरिटेंसी टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट होगा आपकी क्या, पैच टेस्ट। पैच टेस्ट की बात करें तो अबाउट 1 to 3 ग्राम ऑफ कॉस्मेटिक टू बी टेस्टेड was applied on the sensitive part of the skin. Thus, control patches were also applied and the site of one patch was inspected after the 24 hours. क्या बोल रहे हैं कि 1 से 3 ग्राम हम अपनी कॉस्मेटिक लेंगे, उसको हम स्किन के सेंसिटिव पार्ट्स पर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल पैचेस, एक तो कंट्रोल होगा और एक टेस्ट होगा, ठीक है। जिस साइड पर हमने अपना पैच को अप्लाई किया है उसको 24 हार्स तक के लिए यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि उस पैच का क्या इफेक्ट आता है। क्लियर। नेक्स्ट 7th होता है हमारे क्या, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जिसके अंदर ये चेक किया जाएगा कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट होता है आपकी ग्लोबुलर साइज इन विच 1 ml ऑफ क्रीम वॉज डायल्यूटेड टू 10 ml ऑफ ग्लिसरीन। 1 ml क्रीम लेंगे, उसको 10 ml ग्लिसरीन से डाइल्यूट करेंगे and then add few drops of this were transferred onto a glass slide and was focused in the microscope. इसके बाद इसकी जो कुछ ड्रॉप्स होंगे उनको हम ग्लास स्लाइड के अंदर लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर फोकस करके देखा जाएगा। तो इस तरीके से by using the eyepiece micrometer the diameter of 200 particles were determined randomly। तो यहाँ पर हम आई पीस माइक्रोमीटर को यूज करेंगे और यूज करके लगभग 200 पार्टिकल्स होंगे उनके डायामीटर को रैंडमली फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हमको क्या पता चल जाएगा, उन पार्टिकल्स की यानी उन ग्लोब्यूल्स की साइज यहाँ पर डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बी, फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि the formulated cream were kept intact in a closed container at 25 to 30 degrees Celsius and not exposed to the light. Thus, phase separation was observed carefully every 24 hours for the 30 days and any change in the phase separation was recorded. फेज सेपरेशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी क्रीम को लेंगे यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर के अंदर, उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर हम वहां पर मेंटेन करेंगे और वो लाइट के एक्सपोजर में आपके नहीं रहेगी, ठीक है। तब हम देखेंगे कि हम केयरफुली देखेंगे कि लगभग 24 घंटे के लिए, हर 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 30 दिनों के लिए हम उसको प्रॉपरली केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उनके अंदर, क्योंकि हमको पता है कि क्रीम ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो क्या वहां पर दोनों फेजेस सेपरेट होती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे और अगर कोई भी चेंज हमको इस फेज सेपरेशन में दिखता है, इस टाइम ड्यूरेशन में दिखता है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है हमारा 8 पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ अ क्रीम। पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो इन दिस 50 grams ऑफ क्रीम was taken in a separating funnel containing 1:1 ratio of buffer 7.4 and N-hexane. Then the solution was taken occasionally and both these were separated and filtered and the amount of solubilized in each phase was determined by using a measuring the absorbance using the UV spectrophotometer। क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पर 50 ग्राम क्रीम लेंगे, उसको एक सेपरेटिंग फनल के अंदर लिया जाएगा जहां पर आपके 1:1 के रेशियो के अंदर आपका बफर सोल्यूशन रहेगा 7.4 pH पर और एन हेक्सेन का सोल्यूशन रहेगा। फिर ये जो सोल्यूशन होगा इसको बीच बीच में हम शेक करते रहेंगे और देखेंगे कि दोनों फेजेस आपके यहाँ पर क्या रहे, सेपरेटेड रहे। जब दोनों फेजेस सेपरेट हो जाएगी तो फिर उनको फिल्टर आउट कर लेंगे अलग अलग और दोनों में चेक करेंगे कि आपकी जो ड्रग है वो किस फेज के अंदर कितनी सोल्यूबलाइज हुई है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है क्रीम का। और इसके लिए हम यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करके अब्जॉर्बेंस को भी मेजर कर लेंगे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है आपके एक्सक्यूटेबिलिटी। एक्सक्यूटेबिलिटी क्या होता है कि द फॉर्मुलेशन वाज फिल्ड इन अ स्टैंडर्ड कोलैप्सिबल कैप्ड ट्यूब एंड देन सील्ड and the tube was weighed and recorded. Then the tube is placed between the two glass slides and was clamped.
Then 500 gram weight was placed over a slide and cake was opened, and the amount of cream were also collected and weighed. And the amount of cream is excluded was calculated and grades are allocated. क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी फॉर्मुलेशन होगी ना उसको सबसे पहले हम एक जो कोलैप्सिबल ट्यूब होगी उसके अंदर फिल कर लेंगे, उसको अच्छे से सील कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी ट्यूब होगी उसका वेट रिकॉर्ड करेंगे, उसका वेट फाइंड आउट करेंगे, और जो ट्यूब होगी, ठीक है, उस ट्यूब को दो ग्लास लाइट से बीच में लेकर के क्लैंप कर देंगे, लटका देंगे। फिर देखेंगे कि भाई 500 ग्राम क्रीम वहां पर उस स्लाइड पर आती है, और कैप को फिर हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ क्रीम है जो कि हमारा कलेक्ट होता है, वेट होता है, और जो क्रीम यहाँ पर एक्सक्लूड हुई है, जो निकली है, उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको एक ग्रेड अलोकेट करेंगे। क्लियर। लास्ट आता है आपके थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि द फॉर्मुलेटेड क्रीम वाज इंसर्टेड इनटू अ ग्लास बॉटल विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला एंड टैप्ड टू स्टील settle the bottom, then filled up to 2/3 capacity of a bottle and insert plug and tighten the cap. Then filled the bottle was kept erect inside the incubator at 45 to plus minus 1 degree Celsius for the 48 hours. Then the same sample was passed the test, and if on removal from the incubator shows no oil separation or any other phase separation. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी फॉर्मुलेशन होगी उसको स्पैचुला की हेल्प से ग्लास बॉटल के अंदर लेंगे और उसको बॉटम के अंदर उसको अच्छे से टैप सेटल कर देंगे। फिर इसकी जो बॉटल की 2/3 कैपेसिटी होगी उसके अंदर हम अपना प्लग लगाएंगे, कैप को अच्छे से टाइट करेंगे, और फिर उसके अंदर जो बॉटल है उसको इरेक्टेड कंडीशन के अंदर इनक्यूबेटर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस के लिए, जिसमें वेरिएशन हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस का, उसमें 48 आवर्स के लिए 2 दिन के लिए रख देंगे। फिर जो हमारा सैंपल है अगर वो टेस्ट को पास कर जाता है, ठीक है, तो हम वहां से इंक्यूबेटर से निकालेंगे और हम देखते हैं कि कोई भी ऑयल यहाँ पर सेपरेट नहीं हुई है, कोई भी फेज सेपरेशन नहीं हुआ है, तब तो हम ये बोलेंगे कि हमारा सैंपल जो है टेस्ट को पास कर गया है और यहाँ पर कोई भी चेंज हमको इंक्यूबेटर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है। दोबारा देखो क्या बोल रहे हैं, हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी है किसके रिगार्डिंग, कोल्ड क्रीम के रिगार्डिंग, कि कोल्ड क्रीम ऑयल इन वाटर का मिक्सचर होता है, इमल्शन होता है, और इसको सपोनिफिकेशन मेथड के थ्रू बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम ऑयल फेज और वाटर फेज को दोनों को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, देन वाटर फेज को ऑयल फेज के अंदर धीरे धीरे स्टीयर करते हुए मिलाते हैं। जब मिला रहे होते हैं तब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है, और जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तब हम उसके अंदर रोज वाटर और परफ्यूम्स वगैरह ऐड करके उसको फाइनली एक होमोजीनियस पेस्ट यहाँ पर बनाकर पैक कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि अच्छी बात ये है कि भाई इसको इजीली हम स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, रफ एनवायरनमेंट से स्किन को बचा के रखती है, डैमेजेस से बचा करके रखती है, लेकिन पिंपल्स और कॉम्प्लेक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ठीक है, फिर हमने इवेल्युएशन पैरामीटर्स को डिस्कस किया, जहां पे हमने पहला पैरामीटर था कि कहीं कोई ग्रिटीनेस तो नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइट को वहां पर डिफ्यूज किया और देखा कि क्या कोई ग्रीस या कोई ग्रिटीनेस वहां पे प्रेजेंट है। सेकेंड पीएच टेस्ट था, जिसके लिए हमने डिजिटल पीएच मीटर को यूज किया, जिसके लिए हमने 1 ग्राम हमारी क्रीम ली, उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया और पीएच मीटर के थ्रू यहाँ पर पीएच को डिटरमाइन किया। थर्ड थी हमारी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के लिए हमने क्या किया कि हमने ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को यूज किया, जहां पर हमने 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 20 आरपीएम की स्पीड पर जो S64 था उसको रोटेट किया और यहाँ पर 3 एवरेज रीडिंग्स निकाल करके विस्कोसिटी को फाइंड आउट किया। देन हमने स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट किया। इसके लिए हमने 2 स्लाइड ली, एक स्लाइड के ऊपर क्रीम रख के दूसरी साइड से दबा दिया, वो जितना स्प्रेड होनी थी स्प्रेड हो गई। उसके बाद दोनों को अलग करेंगे और जितना टाइम लग रहा है अलग होने में वही उसकी स्प्रेडेबिलिटी है। नेक्स्ट है इरिटेंसी टेस्ट, जिसके लिए हमने उसको स्किन पर लगाया और लगभग 1 दिन के लिए लगा के रखा और देखा कि कहीं कोई इरिटेंसी या कोई एडिमा या कोई स्वेलिंग या कोई इरिदमा कुछ भी हमको अगर ऑब्जर्व हुआ तो हमने उसको नोट डाउन किया। नेक्स्ट था हमारा पैच टेस्ट। पैच टेस्ट के अंदर हमने क्या किया कि जो स्किन का सेंसिटिव पार्ट है उस पर हमने इस कॉस्मेटिक को लगभग 1 से 3 ग्राम लगाया, ठीक है, और कंट्रोल पैच यहाँ पे रखा। 24 घंटे के अंदर उसको इंस्पेक्ट किया कि कहीं कोई भी वेरिएशन, कोई भी एलर्जिक फील होती है तो उसको नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट है स्टेबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर दो टेस्ट है, एक तो है ग्लोबुलर साइज। ग्लोबुलर साइज के लिए सिंपली आपको 1 ml क्रीम को 10 ml ग्लिसरीन के अंदर डिसॉल्व करना है और फिर उसको ग्लास स्लाइड के अंदर लेकर के माइक्रोस्कोप में देख लेना है और वहां पर लगभग 200 पार्टिकल्स होंगे जिनके डायमीटर को रेंडमली नोट करना है। फिर होगा आपके फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी क्रीम लेंगे, उसको हम लाइट के एक्सपोजर में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे और 24 दिन के लिए हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वहां पर कोई फेज सेपरेशन दिख रहा है या नहीं। नेक्स्ट होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट का टेस्ट, जिसके लिए हम अपनी 50 mg क्रीम लेंगे, उसको बफर और एन हेक्सेन का 1:1 के सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे कि और अच्छे से मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, दोनों के अंदर क्रीम जितनी जितनी सेपरेट होके आएगी, ठीक है, उनको फिल्टर करके टेस्ट लगा करके देख लेंगे कि किस फेज के अंदर कितनी क्रीम आपकी प्रेजेंट है, जिससे आपको पता चल जाएगा उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट। और इसके लिए आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के को भी यूज कर सकते हो, अब्जॉर्बेंस के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके एक्सक्यूडेबिलिटी, जिसके अंदर हम अपनी फॉर्मुलेशन को लेंगे कोलैप्सिबल ट्यूब के अंदर। ठीक है, उस ट्यूब का हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद उस दोनों जो आपकी ग्लास स्लाइड्स होंगी उसके बीच में उसको क्लैप कर देंगे और देखेंगे कि कितनी क्रीम है जो एक्सक्यूड होती है, मतलब कितनी क्रीम निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैप को ओपन रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितनी क्रीम आपकी बाहर निकलती है, उसको कलेक्ट करेंगे, वेट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। लास्ट आती है आपके थर्मल स्टेबिलिटी। इसके लिए हम अपनी फॉर्मुलेशन को लेंगे, स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड करेंगे और जो बॉटम रहेगा वहां पर वो कितनी सेटल हुई है, जब वो पूरी सेटल हो जाएगी उसके बाद उसके 2/3 कैपेसिटी के अंदर उसमें प्लग लगा करके, ठीक है, उसको इरेक्टेड कंडीशन में रखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस पर 2 दिनों के लिए और फिर देखेंगे कि आपका सैंपल जो रहता है वो टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे इंक्यूबेटर के अंदर देखेंगे कि अगर कोई फेज सेपरेशन दिखता है तो उसको नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्रीम को क्या किया जाता है, इवेलुएट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बात हुई कोल्ड क्रीम के रिलेटेड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टाइप की क्रीम के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।